हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर आज चर्चा करूंगी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की कड़ी में पंचायती राज के बारे में। ये भाग 1 है। द्वितीय भाग में इसी के बारे में हम थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। ऐसा मानना था हमारे पूज्य महात्मा गांधी का। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। अपने वर्तमान स्वरूप और संरचना में पंचायती राज संस्थान ने 27 वर्ष आज पूरे कर लिए हैं, लेकिन विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। हम चर्चा करेंगे भारत में पंचायती राज का उद्भव कैसे हुआ। पंचायती राज में भारत में पंचायत राज के इतिहास को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, वैदिक युग। प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिला है, जिसका अर्थ है एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। धीरे धीरे ऐसे समूहों में एक आध्यात्मिक व्यक्ति को शामिल करने की अवधारणा लुप्त होती गई। ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विदत का उल्लेख मिलता है। ये स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा कुछ कार्यों और निर्णयों के संबंध में इन निकायों की स्वीकृति प्राप्त किया करते थे। स्वतंत्रता के बाद की अगर हम बात करें तो एक विकास पहल के रूप में 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या CDP को लागू किया गया, जिसकी वृहद प्रेरणा अमेरिकी विशेषज्ञ अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू की गई इटावा परियोजना से प्राप्त हुई थी। इसमें ग्रामीण विकास की लगभग सभी गतिविधियों को शामिल किया गया, जिन्हें लोगों की भागीदारी के साथ ग्राम पंचायतों की सहायता से लागू किया जाना था। वर्ष 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सहयोग के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा या नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की भी शुरुआत की गई, लेकिन यह कार्यक्रम में कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा पाया। आगे हमने देखा कि CDP की विफलता के कई कारण थे, जैसे नौकरशाही की बाधाएं व अत्यधिक राजनीति, लोगों की भागीदारी में कमी, प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारियों की कमी और विशेष रूप से CDP को लागू करने में ग्राम पंचायतों सहित स्थानीय निकायों की रुचि का अभाव। वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यकरण पर विचार रखने हेतु बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने पाया कि CDP की विफलता का प्रमुख कारण लोगों की भागीदारी में कमी थी। इसी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया। पहला, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यह योजना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में शुरू की गई। आंध्र प्रदेश में ये योजना 1 नवंबर 1959 को शुरू की गई। इस संबंध में आवश्यक विधान भी पारित किए गए और
असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब ने भी इसे लागू किया गया। वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति की नियुक्ति ने पंचायत राज की अवधारणाओं और रीतियों में नए दृष्टिकोण का सूत्रपात किया। इस समिति ने त्रिस्तरीय से द्विस्तरीय पंचायत राज की अनुशंसा की, जिसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत शामिल थे। योजना विशेषज्ञता के उपयोग और प्रशासनिक सहायता की सुनिश्चितता के लिए राज्य स्तर से नीचे जिले को विकेंद्रीकरण के प्रथम बिंदु के रूप में रखने की अनुशंसा की गई थी। समिति की अनुशंसा के आधार पर कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू भी किया। निम्नलिखित क्षेत्रों को सांस्कृतिक और प्रशासनिक कारणों से अधिनियम के प्रवर्तन से छूट दी गई है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान राज्यों में 5वीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध अनुसूचित जो क्षेत्र हैं वो। इसी प्रकार नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य तथा पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्र, जिनके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल मौजूद है, इन सबको इस अधिनियम के प्रवर्तन से छूट मिली हुई है। संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा पंचायतों के प्रावधान को सन 1996 में पारित किया गया। जीवी के राव समिति ने 1985 में जिले को योजना की बुनियादी इकाई बनाने और नियमित चुनाव आयोजित करने की सिफारिश दी, जबकि एल.एम. सिंघवी ने पंचायतों को सशक्त करने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करने तथा अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश करी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कई सिफारिशें जो है अलग अलग समितियों ने अलग अलग समय पर प्रदान की और उन सबका उद्देश्य यही था कि इस पंचायती राज को जो है अधिक से अधिक मजबूत किया जाए, सशक्त बनाया जाए। संविधान के 74वें संशोधन विधेयक पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के लिए एक संयुक्त विधेयक सन 1990 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसे कभी सदन में चर्चा के लिए लाया नहीं जा सका। परंतु 73वें और 74वें संविधान संशोधन को दिसंबर सन 1992 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया। इन संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई और अंतिम रूप से 24 अप्रैल सन 1993 को संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 और 1 जून 1993 को संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में ये कानून में प्रवर्तित हुए और इसीलिए 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है। ये याद रखने की बात है कि अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है तो वो है 24 अप्रैल। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि इस 73वें और 74वें संशोधन की मुख्य विशेषताएं आखिरकार थी क्या। इन संशोधनों ने संविधान में 2 नए भागों को शामिल किया। भाग 9 पंचायत, जिससे 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और भाग 9A नगर पालिकाएं, जिन्हें 74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी इकाइयों के रूप में ग्राम सभाओं, ग्राम और वार्ड समितियों, नगर पालिका को रखा गया, जिसमें मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं। उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो, ग्राम, मध्यवर्ती, प्रखंड, तालुक, मंडल और जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई। सभी स्तरों पर सीटों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाना अनुमोदित किया गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है तथा सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद भी जनसंख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति के अनुपात के आधार पर आरक्षित किए गए हैं। उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये बहुत बड़ी बात है। SC और ST के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 सीटें इन वर्ग की महिलाओं के लिए
आरक्षित है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही, परंतु SC ST का जो कोटा है उसमें भी 1/3 सीटें जो है उन वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। सभी स्तरों पर अध्यक्षों के 1/3 पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। प्रतिनिधियों के लिए एक समान 5 वर्षीय कार्यकाल निर्धारित किया गया और कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए निकायों के गठन के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। निकायों के विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य है। तो यह कुछ विशेषताएं हैं जिनकी मैं चर्चा आपके सामने इसलिए कर रही हूँ कि हमें पता हो कि पंचायती राज का जो कानून है या जो नियम है, अधिनियम है, संशोधन है, उसके अंदर कौन कौन सी बातों को जो है वो रखा गया है। इसी क्रम में मतदाता सूची के अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग होंगे। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और इन योजनाओं, जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी शामिल हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है, को कार्यान्वित करने के लिए पंचायतों को शक्ति और प्राधिकार प्रदान करने के लिए राज्य विधानमंडल विधि बना सकेंगे। पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए 74वें संशोधन में एक जिला योजना समिति का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार राज्य सरकारों से बजटीय आवंटन, कुछ करों के राजस्व की साझेदारी और करों का संग्रहण और इससे प्राप्त राजस्व का अवधारण जो है केंद्र सरकार के कार्यक्रम एवं अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान आदि के संबंध में उपबंध किए गए हैं। ये कुछ ऐसी बातों की चर्चा है जो कि इस संशोधन के अंतर्गत रखे गए हैं और इन सभी संशोधनों को पूर्ण रूप से लागू करने की जिम्मेवारी जो है वो वहाँ के सरकार की होती है। इसी क्रम में प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन जो है वो किया जाना चाहिए ताकि उन सिद्धांतों का एक निर्णय किया जा सके जिनके आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय साधनों की उपलब्धता हो सके। और संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में 29 कार्यों को उसने शामिल किया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पंचायती राज शासन का ही एक तंत्र है, उसका हिस्सा है, जिसमें ग्राम पंचायत प्रशासन के लिए आधारीय इकाई की तरह कार्य करती है और पंचायती राज में पंचायती से आशय है पंच का फैसला और राज से तात्पर्य है शासन। तो इस तरीके से जहाँ पर पंच का फैसला या जो ग्राम स्तर के या जिला स्तर के या प्रखंड स्तर के जो चुने हुए लोग हैं वो वहाँ की जनता के सहयोग से जो फैसला देते हैं वो वहाँ की जनता को मानना होता है और यह सरकार के विकेंद्रीकरण का ही एक रूप में है जिसमें प्रत्येक गांव अपने उत्थान के लिए स्वयं ही प्रगतिशील रहता है और साथ ही साथ में प्रयत्नशील भी रहता है। इसी दृष्टि को ग्राम स्वराज कहा गया है जहाँ पे गांव का राज्य होता है। तो आज हमने एक मोटे रूप में पंचायती राज के बारे में चर्चा की है। हम अब अपने सेकंड वीडियो में जो इसका पार्ट 2 है उसके अंदर चर्चा करेंगे कि पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है जिसमें ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर, इस व्यवस्था में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उनके कार्य क्या है और इस प्रक्रिया को लागू किए हुए जहां क्योंकि ये 1993 में 24 अप्रैल 1993 में ये संशोधन लागू किया गया था, तो आज 27 सालों बाद में इसकी क्या स्थिति है उसका एक संक्षेप में हम थोड़ा सा रिव्यू भी लेंगे। धन्यवाद।